नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 2024 के चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चा पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिन पहले आशंका जताई कि सरकार दिसंबर-जनवरी में चुनाव करा सकती है। फिर नीतीश कुमार ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी ही केंद्र सरकार की ओर से चुनाव कराने की संभावना है। इसी चर्चा के बीच आज बहुत बड़ी खबर यह भी आ गई कि सरकार ने घरेलू रसोई गैस के दाम में बड़ी राहत दी है। अब 33 करोड़ आम उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 200 रुपए कम देने होंगे दाम। वहीं उज्ज्वला योजना वाले उपभोक्ताओं को गैस का सिलेंडर 400 रुपए सस्ता मिलेगा। विपक्ष की आशंकाओं और महंगाई जैसी समस्या पर लगाम लगाने के लिए सरकार के कदमों को देखते हुए ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या सरकार 2024 का चुनाव वक्त से पहले तो नहीं करा देगी, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत होता जा रहा है। तमाम आशंकाओं के बावजूद अब विपक्षी गठबंधन की अगली यानी कि तीसरी बैठक 2 दिन के बाद मुंबई में होने जा रही है। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि इंडिया की 2 बैठकों से सरकार ऐसे घबरा गई कि रसोई गैस के दाम 200 रुपए कम कर दिए हैं। ऐसी बयानबाजियों के बीच ये संभव है कि गठबंधन को संभलने और मजबूत होने का मौका दिए बगैर सरकार चुनाव की घोषणा कर दे। एक संभावना यह भी है कि विपक्षी गठबंधन के अंदर एकजुटता बनाने और चुनाव से पहले सीट बंटवारे जैसे अहम मुद्दे पर जल्द फैसला लेने का दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं ने जल्द ही चुनाव की चर्चा तो नहीं छेड़ दी है। तो अगले लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति की चल रही इन्हीं संभावनाओं और आशंकाओं को लेकर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव से पहले सियासी गलियारे से 2 बड़ी खबर कुछ ऐसी हैं जिस पर कहीं शिगुफा कहीं सच्चाई की परछाई नजर आती है। पहली सियासी चर्चा तब शुरू हुई जब 2 दिन बाद विपक्षी दलों के गठबंधन से ठीक पहले ममता बनर्जी और उसके बाद नीतीश कुमार ने आशंका जता दी कि आम चुनाव वक्त से पहले हो सकते हैं। इस आशंका को सियासी हवा तब भी मिली जब सरकार ने महंगाई से गरीबों को राहत देने के लिए रसोई गैस के दाम सस्ते करने का फैसला कर लिया। पहले सुनिए ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नौजवानों की सभा में क्या कहा। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। ममता बनर्जी ने एक दिन पहले जल्द चुनाव की आशंका जताई। दूसरे दिन नीतीश कुमार ने भी कहा कि चुनाव जल्दी होने वाले हैं। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? हम तो शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का बयान ऐसे वक्त में आया है जब 2 दिन बाद विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी और बड़ी बैठक मुंबई में होने वाली है। ऐसे में ममता के बयान का मतलब ये समझ में आता है कि ममता बनर्जी अपने कैडर को किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार रहने को अलर्ट कर रही हैं। ममता के बयान का मकसद ये हो सकता है कि ममता बनर्जी ने अपने बयानों से इंडिया गठबंधन के ऊपर चुनावी तैयारी तेज करने का दबाव बनाना हो सकता है। इसी तरह नीतीश कुमार के बयान का मतलब ये हो सकता है कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले एकजुटता बनी रहे और कोऑर्डिनेटर जैसे पद पर फैसला जल्द हो जाए। दूसरी ओर नीतीश कुमार के बयान का मकसद ये भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे जैसे निर्णायक फैसले के लिए कांग्रेस पर फैसला लेने का दबाव बढ़ाना चाहते हैं। देश में बीजेपी के विरोध में माहौल जो बनते जा रहा है और ये माहौल और ज्यादा खतरनाक न हो, इसकी चिंता बीजेपी में लगी हुई है। तो लगता है कि बिफोर भी चुनाव हो सकते हैं। I don't know from where Mamata Banerjee gets all these kind of news. जरूर चंद्रयान 3 यहाँ लाइए और उसके ऊपर से प्रचार करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में हम जीतने जा रहे हैं और आप हार रहे हैं। विपक्षी खेमे की ओर से जल्द चुनाव की बयानबाजी को देखते हुए दोनों संभावनाएं नजर आती हैं। जल्दी चुनाव कराने की संभावना ये है कि बीजेपी ने आम चुनाव में हारी हुई 160 सीटों के लिए विशेष अभियान बना लिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि देश के सारे हेलीकॉप्टर बुक हो गए हैं। संभव है कि सरकार विपक्षी गठबंधन को एकजुट होकर प्लान बनाने का मौका ही न दे और जिस तरह महंगाई जैसे मोर्चे पर सरकार ने रसोई गैस के दाम घटाकर तैयारी शुरू की है, उससे भी जल्द चुनाव के संकेत मिल सकते हैं।
दूसरी ओर भारत के अंदर से लेकर बाहर तक जिस तरह G20 से लेकर ब्रिक्स तक और चंद्रयान से लेकर मिशन आदित्य L1 तक की कामयाबी ने सरकार की शोहरत बढ़ाई है। संभव है सरकार उसका फायदा उठा ले। कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। यह सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है। हालांकि ना तो बीजेपी और ना ही मोदी सरकार की ओर से मध्यावधि चुनाव के कोई संकेत मिले हैं, क्योंकि देश में अभी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जनता का मूड सरकार के समर्थन में नहीं दिखता। दूसरे मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने कहीं भी मध्यावधि चुनाव का जोखिम नहीं लिया है। तीसरे हिंदुत्व की पिच पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी ने जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन का समय दिया हुआ है। चौथे मोदी सरकार पहले भी पूरे 5 साल के जनादेश का सम्मान करने का रुख जाहिर करती रही है। हालांकि 2024 के चुनाव को लेकर फैसलों में सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि मोदी सरकार अपने 9 साल के कामकाज के बिना पर कितनी तैयारी से चुनाव में उतरने का विश्वास रखती है, विपक्ष की एकजुटता कितनी मजबूत होती है और देश दुनिया के हालात कैसे रहते हैं। आज तक ब्यूरो। थोड़ा इतिहास से भी आपको रूबरू करा देते हैं। साल 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में शानदार जीत हासिल करती है, मध्य प्रदेश में भी उसको बहुमत मिलता है, तब बीजेपी की ओर से 6 महीने पहले केंद्र में यानी कि लोकसभा चुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया जाता है। उस चुनाव को हार जाती है बीजेपी, जिसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार अस्तित्व में आती है। हालांकि 7 सीटें ही बीजेपी के पीछे रह गई थी, लेकिन समय के पहले करा लिए गए थे चुनाव, हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। क्या एक बार फिर से वही गलती दोहराएगी या फिर जो दावा विपक्षी खेमे की ओर से किया जा रहा है उस दावे में काफी दम दिखता है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं। कीर्ति आजाद जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, टीएमसी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं संजय कुमार जी, आप को डायरेक्टर हैं लोक नीति CSDS के। आप सभी का बहुत स्वागत है। कीर्ति आजाद जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि ममता बनर्जी की ओर से सबसे पहले बयान दिया गया है कि जल्द ही हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव, क्या आधार है इसके पीछे? स्वाभाविक है, और स्वाभाविक इसलिए है कि पहले खुशफहमी में फील गुड में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 महीने पहले चुनाव कर दिए थे, और अब इनको थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही है जब से इंडिया गठबंधन बना है। और ये देखते हैं कि जितने भी इसमें नेता हैं वो एक से एक धुरंधर अपने क्षेत्रों के अंदर हैं, जिनका कि इतना जबरदस्त प्रभाव है, जो कि टक्कर देते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और अपने दम पर सरकारें अपने राज्यों में बना रहे हैं। जो परिस्थिति बनी है, जो किसानों की स्थिति है, आपके ही हमने जो सर्वे हुआ था इंडिया टुडे और आज तक पर हमने देखा था कि किस प्रकार से बताया गया है कि इंडिया की सीटें आगे बढ़ रही हैं। और जब इंडिया की सीटें आगे बढ़ रही हैं तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे करते हुए जो परिस्थिति लोगों के बीच में बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और जो दलितों के साथ, जो आदिवासियों के साथ, जो गरीबों के साथ, जो अन्य लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, उसको देखते हुए इनका ग्राफ बड़ी तेजी से गिरता चला जा रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इनको जल्दी चुनाव करने की आवश्यकता। सर्वे तो ये भी बता रहा है कि मोदी की लोकप्रियता अभी भी चरम पर है। तकरीबन 54% से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें पहली पसंद बताते हैं। कीर्ति आजाद जी, तो ऐसे में बीते 9 सालों में अगर कोई भी दूसरा नेता नरेंद्र मोदी के आसपास नहीं खड़ा होता है तो बीजेपी क्या डर जाएगी इस बात से? देखिए, आप यदि यही मनमोहन सिंह जी के समय करते तो मनमोहन सिंह जी के समय में उनको सबसे ज्यादा मिलता, क्योंकि उस समय जो रिकॉलिंग होती है ना शक्ति लोगों की, वो उस समय नहीं रहती है। ठीक है। अब जैसे कई बार हम देखते हैं मोदी जी बोलते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक वो बन जाएंगे हम, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था 2011 में ही तीसरी हो गई थी भारत, और उसके बाद वो निरंतर गिरता चला गया जब से मोदी जी चलते चले आए हैं। चाहे नोटबंदी की हो, चाहे काला धन लाने की बात की गई हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां देने करने की बात की हो, सिर्फ कहा गया, किया कुछ नहीं गया। ठीक है। तो 2011 में ही तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की बन चुकी थी। तो अब ये कहना कि हम बनेंगे, तो इन 8 सालों में 9 सालों के अंदर आपने किया कि आपने अर्थव्यवस्था तो सारी गिराकर खत्म कर दी। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी जैसे हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले संजय कुमार जी, मैं चाहूंगी कि थोड़ा फैक्ट चेक। वो दावा कर रहे हैं कि 2011 में ही हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की थी, जो बीजेपी अपने 3rd टर्म में लेकर दावा कर रही है। उनके दावे में कितना दम है, इस पर भी मैं आपका जवाब चाहूंगी। और जब आप इस पर भी
और जवाब इस सवाल पर भी संजय जी आपसे चाहूंगी कि क्या आपको वास्तव में लग रहा है कि बीजेपी की ओर से समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं दिसंबर में? देखिए चित्रा जी, दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन अगर मैं संक्षेप में कहूं कि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए कोई फायदा है चुनाव समय से पहले करवाना, क्योंकि बीजेपी 2024 के चुनाव में मुझे लगता है कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होने वाला है जिसके सहारे बीजेपी चुनाव में जाएगी। और जनवरी के पहले तो राम मंदिर के उद्घाटन की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती। ये जरूर है कि उनके दिमाग पे ये बात हावी होगा कि महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई पर लोगों की चिंता है, और खासकर ये इंडिया गठबंधन कुछ शेप ले रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता इतना परेशान कर रहा होगा बीजेपी को, क्योंकि जितना स्लोली वो मूव कर रहा है, जितना स्लोली वो शेप ले रहा है, ऐसी स्थिति में नहीं है कि बीजेपी को उससे परेशानी हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि भले ही अटकलें लगाई जा रही हो, जैसे आज गैस का सिलेंडर का दाम कम कर दिया गया, तो उस ओर इशारा करने लग, कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद ये भी उसी तरफ एक कदम है। लेकिन मेरे समझ से मुझे लग नहीं रहा है कि चुनाव समय के पूर्व कराया जाएगा। अब रही 2000 वो बात की क्या, 2011 में अर्थव्यवस्था 2011 में ही तीसरे नंबर 7वें नंबर पे पहुंच गई थी। अब उस वक्त के आंकड़े देखने पड़ेंगे चित्रा जी, फिर यही बात हो जाएगी परसेप्शन वाला, क्योंकि बिना आंकड़े देखे कहा नहीं जा सकता इस वक्त की सचमुच 2011 के समय में हमारी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी तीसरे 7 या 5वें नंबर पे पहुंच गई थी। क्योंकि बार बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से दावा किया जाता है कि 2014 में जब उनकी सरकार बनी तो देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी, और उनकी सरकार के आने के बाद बीते 9 सालों में 5वें नंबर पर पहुंची है, थर्ड टर्म में तीसरे नंबर पर पहुंचेगी। मैं चाहूंगी आगे इस बारे में आप जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कांग्रेस पार्टी का भी मानना है कि समय के पहले हो सकते हैं चुनाव दिसंबर में? वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था ये। कहते हैं ना कि हेलो जी चित्रा जी, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। कीर्ति भाई ने काफी चीजें बता दी आपको। अभी तो 2 मीटिंग हुई हैं, तो इन्होंने गैस के सिलेंडर 200 रुपए नीचे कर दिए। अभी 4 मीटिंग और हो जाने दीजिए, 800 रुपया कम करेंगे ये लोग। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन शेप लेता रहेगा, मजबूत होता रहेगा, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी डरती रहेगी। और समय से पहले चुनाव कराने का एक इनका मुख्य कारण जो मुझे लगता है निजी रूप से, कि कहीं ऐसा ना हो कि समय आते आते भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट हो जाए, बहुत बड़ा एक फैक्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का टूट जाए, और वो कहीं इनको परेशान ना करे। तो वो टूट कर कहां जाएगा? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के किस दल का हिस्सा बनेगा अगर टूट जाएगा तो? अभी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 251 सांसद, एक बड़े मंत्री ने क्लेम किया, हमारे सूत्र बताते हैं कि एक 251 सांसद उनके साथ हैं, वो जब चाहे सरकार गिरा देंगे, ऐसे हमारे सूत्रों ने बताया। दिल्ली कौन से मंत्री जी? अब ये कौन से अरे आप उनको काहे फांसी दिलाना चाहती हैं चित्रा जी? क्यों दिलाना चाहती हैं फांसी? हम तो हम आप ही के ऊपर आ जाते हैं। अब आ जाइए। दूसरी जो इनकी घबराहट की चीज है, दूसरी घबराहट की चीज है इंडिया टुडे का और सी वोटर का सर्वे। जी, ये संजय भाई बैठे हो तो इस कंपनी में है नहीं, लेकिन ये जो सर्वे है ना, इन्होंने नींद उड़ा दी। ये कहने लगे कि साहब आज 43% एनडीए है और 41% इंडिया है जी। अभी 1 महीने बाद 45% हम हो जाएंगे और 39% एनडीए हो जाएगा। ये जान लीजिए, जैसे जैसे हम मजबूत होंगे, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की घबराहट बढ़ेगी। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। लेकिन अगर आप बार बार उस सर्वे का हवाला दे रहे हैं सर, पूरे सर्वे की कॉपी मेरे पास है। सर्वे में भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में सबसे योग्य कौन है, तो 52% नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं लोग, 16% राहुल गांधी को पसंद करते हैं। और मोदी के नाम पर बीते 2 चुनाव हो रहे हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में वोट शेयर भी 6% बीजेपी का बढ़ा और सीटें भी उसके 303 हो गए 272 से। ये बातें समझ में आती हैं आप लोगों को? बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं चित्रा जी, आप भी समझ जाएंगे और आपकी भी मुस्कुराहट हो जाएगी गुस्से से, आप मुस्कुराने लगेंगी। मैं आपको बताऊं, 1975 में क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप, कीर्ति भाई इस बात को जानते हैं, क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1974 में क्लाइव लॉयड के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज ने जीता था। और दूसरा 1979 में फिर क्लाइव लॉयड के नेतृत्व में वेस्ट इंडीज ने जीता था।
और तीसरा 1983 में इंडिया ने जीता था। हाँ। कोई नहीं कह रहा था कि इंडिया जीतेगी, कोई नहीं कह रहा था कपिल देव जीतेगा जी। इस तरीके से अब क्लाइव लॉयड के चेहरे से रंग बनने कम हो गए। कीर्ति भाई 1983 वाली टीम के सदस्य तो थे। अब ये भी इस बता बात दीजिए, को वो नए अच्छी वाले इंडिया का तरीके से कपिल देव समझते हैं। कौन है? राहुल गांधी है नए वाले इंडिया का कपिल अरे देव? सर हमारे हाँ कैप्टन तो बताना पड़ेगा ना। नए वाले इंडिया, हाँ हम बताते हैं ना आपको, आप क्यों परेशान हो रही है? भाजपा प्रेम जी को पूछने दीजिए कैप्टन कौन होगा। हम आपको बताते हैं हमारी टीम में वरिष्ठ लोग सुनील गावस्कर, कीर्ति आजाद, रोजर बिन्नी, सैयद कैप्टन तो एक ही होता है, कैप्टन तो एक ही होता है ना। इनको जो है कपिल देव नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, इनका नेतृत्व ने सीनियर खिलाड़ियों का। कीर्ति आजाद जी भी 1983 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, तो कैप्टन कौन होगा? कीर्ति आजाद जी। उस समय तो कपिल देव का नेतृत्व था। इस बार ममता बनर्जी होंगी, राहुल गांधी होंगे? सबसे पहली बात तो ये कि भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। कप्तान तो चुन लिया जाएगा, वो एक बार नहीं अनेकों बार कहा गया है। आपको पुनः बता देता हूं, ग्लास को यदि उल्टा करें और पानी डालें तो उसमें नहीं जाता है, तो मैं प्रयास करूंगा कि ग्लास सीधा कर दिया जाए और पानी डालने का प्रयास किया जाए। यह पहले ही तय हो गया था कि पहले भारतीय जनता पार्टी की जो यह तुष्टीकरण की राजनीति है, जो सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, जो देश के अंदर किसानों के साथ हाहाकार मचाया हुआ है, जो महंगाई की त्राहिमाम मची हुई है, जो बेरोजगार में घर में बेटा बैठा हुआ अपने बूढ़े माँ बाप की पेंशन खा रहा है, ऐसी सरकार को हटाना है और फिर सभी लोग मिलेंगे और मिल करके आम राय तय करेंगे, साझा करेंगे और फिर वो आ जाएगा। जो बढ़िया रहता है बनिस्पत की एक तानाशाह का नाम आगे आता हो गया है। और आज ही सिलेंडर के दाम घटा दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना को फायदा 400 रुपए का मिलेगा और सामान्य लोगों को 200 रुपए मिलेगा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये जो महंगाई को कम करने की कोशिशें आपकी सरकार की ओर से की जा रही है, कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन की 2 ही बैठकें हुई हैं, उसका ये असर है कि सरकार महंगाई के मोर्चे पर अब बैकफुट पर आकर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। जरा सोचिए, मुंबई और उसके आगे जब बैठकें होंगी तो फिर तो डरी हुई है क्या सरकार इंडिया गठबंधन से? कपोल कल्पनाएं करने का हर किसी को, चित्रा जी, कपोल कल्पनाएं करके काल्पनिक बयान देने का अधिकार हर किसी को है। अब ये तो ये भी कह देंगे कि जनधन अकाउंट भी ममता बनर्जी के डर के मारे खोल दिया गया था। ये तो ये भी कह देंगे कि तेरे शौचालय जो बने वो राहुल गांधी के डर के मारे बन गया। ये भी कह देंगे कि 11.8 करोड़ लोगों के घर में जो है, जो हर घर नल से जल पहुंचा, बिजली पहुंची, वो सब राहुल गांधी के, ममता बनर्जी के, उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के, अखिलेश यादव के डर के मारे हो गया। तो इस तरह के दावे करने का क्या? अभी दंगे की बात कर रहे थे कीर्ति आजाद जी। सत्यनारायण सिन्हा 1989 में बिहार के मुख्यमंत्री थे और भागलपुर के भीषण दंगे हुए। सत्यनारायण सिन्हा ने अपनी जीवनी में लिखा है कि भागवत झा आजाद, जो कीर्ति आजाद जी के पिताश्री थे, उन्होंने दंगे करवाए। तो अब दंगे करवाने का रिकॉर्ड तो कीर्ति भाई आपके पिताजी के नाम पे है, और वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने कहा। तो आप सांप्रदायिक दंगे हम पे कह रहे हैं करवाने को। भागवत झा आजाद जो है, शिवचंद्र झा और भागवत झा, अरे भाई व्यक्तिगत नहीं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। सत्यनारायण सिन्हा बिहार के भागलपुर दंगों के समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भागवत झा आजाद ने भागलपुर के दंगे करवाए। तो अब अगर मैं इस आधार पर कहूं कि कीर्ति आजाद जी अनुवांशिक तौर पर दंगाई परिवार से आते हैं, तो गलत बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? एक सेकंड, किसी भी पार्टी के बारे में शुक्ला जी बिना कुछ सोचे समझे मुरादाबाद के दंगों के बारे में अटैक कर रहे हैं आप उनके ऊपर और आरएसएस को दोष दिया। जी कीर्ति आजाद जी, मैं आऊंगी, आपको जवाब देने का मौका देंगे, लेकिन अभी 2024 इलेक्शन की बात कर लेते हैं ना। हाँ ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन इलेक्शन क्या दिसंबर में आ रही हो कीर्ति आजाद जी? आ रही हो कीर्ति आजाद जी, जवाब दीजिए। लेकिन जो सवाल किया गया है, मेरे स्वर्गीय पिता पे आक्षेप किया गया है, इसलिए मैं इसका जवाब दूंगा। मेरे पिता के ऊपर आक्षेप किया है इन्होंने, सत्येंद्र नारायण सिन्हा का जवाब दूंगा। कृपा करके उनकी ठीक है, आप बोल लीजिए, उसके बाद में आगे ठीक है सर, थोड़ा सा हम उत्तरी इतिहास में नहीं जाएंगे, जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि आपने आरोप लगा दिया है तो मैं जवाब ले लेती हूँ। कीर्ति आजाद जी, जल्दी से अपनी बात करिए, उसके बाद लौटते हैं। 2024 के चुनाव के समय के पहले होंगे। कीर्ति आजाद जी जल्दी से। मैं तो बिल्कुल, मेरे पिताजी पर ना एक FIR है, ना कोई एक कंप्लेंट है। अगर कोई व्यक्ति लिखे तो इसका ये मतलब नहीं
इसका यह मतलब नहीं कि मेरे तो पिताजी दंगों के लिए थे। जीवनी 2002 में गोधरा के दंगे हुए थे, उसके लिए नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे आया था। मणिपुर में 6 महीने से दंगे हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, बीरेन और नरेंद्र मोदी दोनों साथ में मिले हुए हैं। दंगाई सबसे बड़ी ये है, नूह में इन्होंने अभी दंगा करवाया, इन्होंने अभी दोबारा प्रयास की, लेकिन G20 के डर से इन्होंने VHP के उस जुलूस को नहीं निकलने दिया, क्योंकि इसलिए इनको डर था कि अब दूसरी अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे और उनके ऊपर हिंदू मुसलमान का केस हो सकता है। इसलिए नूह में इन्होंने VHP की यात्रा नहीं चलने दी। अन्यथा गोधरा के लिए, मणिपुर के लिए, अन्य देश में जो सबसे ज्यादा कहीं दंगे हुए हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, हरियाणा और गुजरात में हुए हैं, उसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है। और उसी के अंतरकाल में यह सारा गोधरा से शुरू हुआ था। और मेरे पिताजी के ऊपर किताब छोड़िए, यदि कोई आपके ऊपर एक भी FIR या कंप्लेंट मेरे फादर के ऊपर, पिता के ऊपर हुई हो तो बात कीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी से आगे बढ़ जाते हैं। अभी बहुत सारी चीजें होंगी जिसको लेकर मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ेगा। 2024 का चुनाव क्या 2023 दिसंबर में हो जाएगा, ये टॉपिक है आज का। ठीक है, अब छोड़ देते हैं प्रेम शुक्ला जी छोड़ देते हैं। हम लोग 2000 पॉलिटिकल डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं। सत्यनारायण सिन्हा मुख्यमंत्री थे, उनकी पुस्तक को मैं पॉलिटिकली डिस्कस कर रहा हूं। वो पूरी पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं। सर, आपने ये बातें 6 बार बोल दी हैं, इस पर उन्होंने जवाब दे दिया है। अब मैं आ जाऊं 2023 के दिसंबर पर। एक सेकंड सर, प्रेम शुक्ला जी, आपने 6 बार बोल दिया है। प्रेम शुक्ला जी 6 बार बोल दिया है, कीर्ति आजाद जी ने जवाब दे दिया है। ये तरीका ठीक नहीं है ना। आज का डिबेट है, क्या दिसंबर में हो जाएंगे आम चुनाव? कीर्ति आजाद और उनके पिता के ऊपर डिबेट नहीं हो रही है। प्लीज प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अभी हो गया, आपने 6 बार आरोप लगा दिया, उनका जवाब भी हो गया है। इस समय कीर्ति आजाद उनके पिता के ऊपर नहीं, क्या दिसंबर में 2023 में इलेक्शन होंगे, इस बारे में इस वक्त डिबेट चल रही है। जी आपकी आवाज कट रही है, प्लीज आप चेक करवाएं कि प्रेम शुक्ला जी तक आवाज क्यों नहीं जा रही है। नहीं, उन्होंने सांप्रदायिक कहा ना भाजपा को, तो मैं उनके पिताश्री के विकृत सांप्रदायिक चेहरे को बेनकाब करने का अधिकारी। प्रेम शुक्ला जी अब मेरा सवाल उन्होंने शुरू की। प्रेम शुक्ला जी मेरा सवाल सुनिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ जी, क्या विपक्षी इंडिया के गठबंधन से आप लोग डर गए हैं? इस वजह से आप लोगों को गैस सिलेंडर के दाम कम करने पड़ रहे हैं और सरकार भीतर ही भीतर तैयारी कर रही है, सीटों को लेकर भी मशक्कत जारी है। ये विपक्षी इंडिया का असर है, बोल रही है ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। नहीं, पहले ही मैंने कहा कि अगर इस तरह का तर्क दिया जाए तो जनधन खाते क्या ममता बनर्जी के डर के मारे शुरू हुए? 11.8 करोड़ लोगों को हर घर नल से जल ममता बनर्जी के डर के नाते गया। शौचालय ममता बनर्जी के डर के नाते बने। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को मकान ममता बनर्जी के डर के मारे मिला। आयुष्मान भारत योजना के तहत अगर लोगों को 50 करोड़ लोगों को अगर आयुष्मान का हेल्थ कार्ड मिला तो ममता बनर्जी के डर के मारे मिला। 9.5 करोड़ लोगों को LPG गैस कनेक्शन ममता बनर्जी के डर के कारण मिला। कुछ लोग जो है आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा पर बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको इस तरह की सुर्खियां बटोरने के लिए बातें करनी पड़ती हैं। तो सुर्खियों में आने के लिए जो संघर्षरत लोग हैं वो इस तरह की बातें किया करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोगों की ये आत्ममुग्धता है जिसकी वजह से आप लोग इस तरह की बातें, उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से तमाम कामकाज गिनाए हैं मोदी सरकार के, और उसके आधार पर वो चुनाव में जाएंगे, चुनाव समय पर ही होंगे, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है। लेकिन आपने क्रिकेट की बात की, कई बार हमने फील्ड के मैदान में देखा है सुरेंद्र राजपूत जी कि दूसरी टीम पर दबाव बनाने के लिए जरूरत से ज्यादा बयानबाजियां की जाती है ताकि वो दबाव में रहे। कि कहीं वही टैक्टिक्स तो आप लोगों की ओर से नहीं अपनाया जा रहा है चुनाव में, कि बयान देते रहें दबाव बनाने के लिए? मूल रूप से चित्रा जी देखिए, दिक्कत क्या होती है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी डरती है तब तब वो जो है इन सब चीजों को आगे करती है, तब तब व्यक्तिगत आक्षेप लगाएगी। अरे भाई, आपका विशेष अधिकार है, आप 200 रुपए कम कीजिए, 400 कम कीजिए, आप सिलेंडर मुफ्त में बांटिए, आपका। लेकिन आप ही कहते थे ना कि मुफ्त की रेवड़ियां हैं। अभी प्रेम भाई पिछली 15-20 डिबेटों में 15-20 3-4 महीने में उठा लीजिए कितना। जब हमने राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर किया तब इन्होंने क्या कहा, जब हमने स्कूटी की घोषणा उत्तर प्रदेश में की थी तब इन्होंने क्या कहा, जब दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री हुई या राजस्थान में 2000 यूनिट बिजली किसानों के लिए फ्री हुई तब इन्होंने क्या कहा, जब हमने 2500 रुपए
जो है धान खरीद करी छत्तीसगढ़ में, तब इन्होंने क्या कहा। ऐसा है, हमारी जो हम काम करते हैं मुफ्त की रेवड़ियां हो गई, और जो ये काम करते हैं वो हो गए इनके लिए भाई क्या नाम बड़ी अच्छी अच्छी चीजें। तो भाजपा अब डर गई है, इसीलिए व्यक्तिगत आरोप लगा रही है। हम तो एक चीज कहते हैं कि आप लड़िए, आप डरिए मत। आगे आने वाले समय तीसरा वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ही जीतेगी। इस चीज को आप समझ लीजिए। आने वाले समय में क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा। सुरेंद्र राजपूत जी, एक आंकड़े के साथ मेरा सवाल है, सुन लीजिए। क्योंकि आप जो दावा कर रहे हैं उस दावे में कितना दम है, इसके लिए तो आंकड़ा आपके सामने रखना जरूरी है ना। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जहां सीधा मुकाबला है, जहां पर इंडिया के बाकी दलों का कोई असर नहीं होगा, ऐसी 143 सीटों में से 136 सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती थी। आपको मिली थी कुल 7 सीटें, कुल 7 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो फिर कैसे मुकाबला कीजिएगा बीजेपी से? यही तो हम आपसे बता रहे हैं ना चित्रा जी, यही हम आपसे बताना चाह रहे हैं। कृपा करके हमें टोका मत कीजिए, हम आपसे डर जाते हैं। आप बड़ी मशहूर प्रस्तोता हैं, आप ऐसे बोल देती हम जाते हैं डर। तो हमें डराइए मत, हम आपसे बताइए डर के आगे जीत है। 2014 का चुनाव अलग था, 2019 का चुनाव बिल्कुल अलग था। 2 वर्ल्ड कप ये लोग, यदि ये 2 चुनाव जीत चुके हैं, अब इनके सारे भ्रम जो है जनता के सामने खुले हो चुके हैं। जनता के सामने बिल्कुल मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर चल चुका है। मोदी जी का सूर्य दोपहर के 2 बजे का सूर्य था 2019 में। उसके बाद अगर आप देखें तो मोदी जी के जहां जहां मोदी जी 10-10 दिन रहे हैं वहां चुनाव हारे हैं। भाई कर्नाटक में 10 दिन लगातार मोदी जी रहे, चुनाव हार गए। मोदी जी के नाम पर वहां पर चुनाव हुआ हिमाचल में, मोदी जी हार गए। मोदी जी के नाम पर चुनाव इन्होंने बंगाल में कराया, मोदी जी हार गए। हाँ, जहां पे इनकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी वहां जीते। उत्तर प्रदेश में योगी जी थे, जीत गए, मोदी जी का जादू नहीं चला। असम में हेमंत बिस्व शर्मा थे, जीत गए, मोदी जी का जादू नहीं चला। यानी जो केंद्र का चुनाव है इस बार का, जो तीसरा चुनाव मोदी जी का है, मोदी जी का सूर्य अब शाम के 5 बजे वाला है। आपके दंगल के शो के टाइम का 6 बजे तक अस्त हो जाएगा। तो आप इसीलिए ये सोच रहे हैं कि 5 बजे से पहले पहले चुनाव करा ले, बची खुची बात ले लें। और प्रेम भाई, किताबों की बात अगर आप करेंगे तो मैं आपको किताबों की एक खाली बता देता हूं कि किताब में बलराज मधोक ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, अडवाणी जी के लिए अपनी आत्मकथा में क्या क्या लिखा है। अगर उसका खुलासा हो, उसको लेकर के अगर टीवी में डिबेट हो तो मेरे ख्याल से बहुत भद्दा हो जाए। 2024 पर ही मेरा ये मानना है कि इस तरीके की बातें व्यक्तिगत आरोप आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। संजय कुमार जी, जो दावा सुरेंद्र राजपूत जी की ओर से विधानसभा के मद्देनजर किया जा रहा है, उनके दावे में क्या वास्तव में आपको दम दिखता है? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं, 16 ऐसे राज्य रहे, केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। 303 पर अगर बीजेपी थी तो 52 पर कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है कि विधानसभा जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस वजह से वो इतने बड़े दावे कर रही है? संजय जी। चित्रा जी, मनोबल तो निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है। मनोबल बढ़ने का कारण भी है, उन्होंने 2 जीत अभी हासिल की। कर्नाटक में अच्छी जीत हुई, हिमाचल में उन्होंने सरकार बनाई, तो कांग्रेस का मनोबल तो बढ़ा हुआ है। और इससे फायदा ये होता है कि आपका पार्टी के वर्कर वो एक तरह से मोबिलाइज होते हैं। लेकिन इस बढ़े मनोबल से क्या वोटरों का मनोबल भी बढ़ेगा या वोटरों का रुझान भी कांग्रेस की तरफ होगा, ये शायद अभी भी देखने की बात है। क्योंकि जिस सर्वे का बार बार जिक्र हो रहा है और ऐसे तमाम 1-2 और सर्वे भी आ रहे हैं, सब सर्वे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ऊपर जा रही है। हालांकि आज तक का जो सर्वे है सी वोटर का, उसमें कांग्रेस को 20% वोट ही आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस की तरफ पॉजिटिव स्विंग है, फिर भी गैप दोनों के बीच में बहुत है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में गैप बहुत है। और अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात करें, सुरेंद्र राजपूत जी बार बार कह रहे हैं, जो सर्वे में भी आ रहा था 41 और 43%, लेकिन ये 41% जो है ये कई ऐसे पार्टियों के वोट का समावेश है, इसमें जमा जोड़ है, जो आखिरी में एक साथ उनका वोट एक साथ जमा नहीं होगा। इसी वजह से आप देखें सीटों में बहुत अंतर है। बिल्कुल। तो 2019 में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में थी, कांग्रेस बहुत कमजोर थी। 2024 के चुनाव के समय कांग्रेस 2019 की तुलना में मजबूत दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर अभी भी बीजेपी से तुलना करें, मेरे समझ से बीजेपी की तुलना में अभी भी कांग्रेस बहुत कमजोर है, बिल्कुल, और बहुत पीछे चल रही है। और सुरेंद्र राजपूत जी, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तमाम नियमों को तोड़ देता है, ध्वस्त कर देता है।
जिन बातों को संजय जी ने कहा है उसको मैं आगे बढ़ाते हुए, देखिए मेरे पास पूरी की पूरी रिसर्च है। 2019 की बात करूं, 2014 में आप लोगों का जो वोट प्रतिशत था वो 19.5% के आसपास ही था। अभी भी ये बढ़कर 20% हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बराबर जाकर आप खड़े हो जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर 38% वोट शेयर यानी कि 19 के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही पाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के लिए आपको एक चेहरा देना होगा। वो चेहरा कौन होगा? सुरेंद्र राजपूत जी। और कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल जो क्षेत्रीय नेताओं की ओर से बार बार दावे किए जा रहे हैं कि 23 में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, वो इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि वो जल्द से जल्द संयोजक का चुनाव कर पाए, सीट शेयरिंग हो जाए अलग अलग राज्यों में पार्टियों को लेकर। तो ये दबाव की रणनीति भी है क्षेत्रीय दलों की आप लोगों के ऊपर। दोनों सवालों का जवाब उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आ रही हूं आपके पास। मैं बहुत पिन पॉइंटेड कहता हूं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। हम तो आपके सर्वे को भी सही मान रहे हैं चित्रा जी, देखो बिल्कुल सही मान रहे हैं। हम तो खुलेआम कह रहे हैं बताओ हमको 20% आप वोट दे रही हो, तब भी हम आपके सर्वे को सही कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि जैसे जैसे आपके सर्वे का समय अब बढ़ता चला जाएगा, यही तो बड़ा कारण है, आपका सर्वे ही बड़ा कारण है कि जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा वैसे वैसे एनडीए का वोट शेयर घटता जाएगा और वैसे वैसे क्या नाम इंडिया का वोट शेयर बढ़ता जाएगा। अभी 2 मीटिंग हुई हैं तो अभी गैस सिलेंडर के दाम कम हो गए। अभी आप देखिएगा कि बाकी जैसे मीटिंग होंगी तो और भी चीजों के दाम कम हो जाएंगे। मोदी जी की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, आप 10 साल का उन्होंने बिल्कुल प्रचंड लहर उनकी है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन 2019 में ये दोपहर के 2 बज रहे थे। आज की डेट में मोदी जी के शाम के 5 बज गए हैं। 1 घंटे में सूर्य अस्त हो जाएगा। तभी तो वो लोग पहले चुनाव कराने के लिए ये मुफ्त की रेवड़ियां जो सो कॉल्ड मैं जवाब ले लेती हूं प्रेम शुक्ला अभी तो ये और आपको अभी हमारी तो मांग है कि किसानों का जो आप देते हैं ऑनरेरियम जो 6,000 रुपए साल का देते हैं वो 24,000 रुपए करिए। हमें मालूम है 9,000 और 12,000 तो आप करेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप 24,000 रुपए करिए। हमारी मांग है आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, वो कह रहे हैं जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी वैसे वैसे बीजेपी का ग्राफ गिरता हुआ चला जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। देखिए 2028 में भी इसी तरह सुरेंद्र राजपूत जी आपके चैनल में बैठेंगे और कहेंगे मोदी जी की लोकप्रियता 2024 तक थी। 2014 में मान रहे थे क्या मोदी जी लोकप्रिय है? 2019 में मान रहे थे क्या मोदी जी लोकप्रिय है? 2024 में कैसे मानेंगे कि मोदी जी लोकप्रिय है? ये 2028 में भी नहीं मानेंगे। और आप याद कर लीजिए इसी सी वोटर का सर्वे जी जनवरी 2019 का, उसमें एनडीए को 233 सीटें दी गई थी और आई कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी को 211 सीट बता रहे थे और आई भारतीय जनता पार्टी की 303 सीट। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 272 प्लस का नारा दिया तो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र आकर कहते थे कि आप तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप तो अखिल भारतीय पार्टी ही नहीं है, तो आप कहां से जीतने वाले हैं? जब भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश देकर 282 सीटें कर दी और कांग्रेस को ऐतिहासिक रूप से 44 सीटों पर समेट दिया, तब ईवीएम को दोष दे रहे थे। 2019 में जब सपा बसपा आरएलडी लोग और कांग्रेस का रणनीतिक गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो गया तो लोगों ने कहा अब भारतीय जनता पार्टी 250 सीट तो क्रॉस ही नहीं कर सकती है। लेकिन उस उत्तर प्रदेश में सपा बसपा आरएलडी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 80 में से 64 सीटें जीतने में सफलता मिली। और उसके ठीक पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव जीते थे और कर्नाटक में जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। कर्नाटक में हम 28 में से 26 सीटें जीते, मध्य प्रदेश में सिर्फ 1 सीटें जीत पाए, छिंदवाड़ा वाली सीट। राजस्थान की सारी सीटें हम जीते, यहां तक कि वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के पुत्र भी चुनाव हार गए। तो आपने देखा है कि 2014 हो या 2019 हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में जनादेश देने के लिए जनता की तत्परता के कारण विपक्ष टिकता नहीं है और हर बार कहता है कि मोदी जी लोकप्रिय नहीं है। तो ये तो इसके अलावा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि मोदी जी अत्यंत लोकप्रिय और राहुल गांधी जी बुरी तरह हार जाएंगे? ये सुरेंद्र राजपूत उनके कांग्रेस के प्रवक्ता से आप ऐसे वाक्यों की अपेक्षा थोड़े कर सकती हैं। कीर्ति आजाद जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब दे दें आप।
तीन चार चीजें। पहली चीज तो तथ्यात्मक रूप से प्रेम शुक्ला जी गलत कह रहे हैं। 2019 के चुनाव में सपा, बसपा और लोकदल साथ लड़े थे, कांग्रेस अलग लड़ी थी, तो यह तथ्यात्मक गलती है। और नंबर एक। नंबर दो, हम स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। तीसरी बात, हम इस चीज को भी स्वीकार करते हैं कि 1984 में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों की पार्टी थी, अब अखिल भारतीय स्वरूप की पार्टी है। आप इस चीज को तो स्वीकार करिए कि 2014 का चुनाव, 2019 के चुनाव के जो फॉल्स प्रॉमिसेस थे, जो आपने गलत बयानियां की थी, गलत वादे लोगों से किए थे, आज की डेट में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, चीन की समस्या चरम पर है। आज की डेट में लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और 2024 में चाहे अग्निवीर वाली योजना हो आपकी, चाहे बाकी सारी योजना हो, प्रेम शुक्ला जी, अखिल भारतीय स्तर पर आप चुनाव हारने जा रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की वाकपटुता भी अब खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी तथ्यात्मक गलतियां भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग के साथ में एक गैर बराबरी का भी व्यवहार कर रहे हैं। वो वहां पर खड़े रहते हैं, जी जिनपिंग साहब बैठे रहते हैं। ये सारी हम अपने संप्रभु प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं देख सकते जैसे हमने साउथ अफ्रीका में देखा था, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी। तो मैं आपको फिर से कह दूं कि अब देश की जनता बहुत स्पष्ट रूप से जान रही है कि कौन आदमी काम कर रहा है और कौन कोरी बयानबाजी कर रहा है। ठीक है, लेकिन पूरे बयानबाजों से अब भारतीय जनता पार्टी का जो अच्छा नेतृत्व है वो भी नाखुश है। ये बात बिल्कुल सच है कि 2019 में कांग्रेस पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, अलग लड़ी थी। लेकिन ये बात भी सच है कि रायबरेली और अमेठी में विपक्षी दलों की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया था। राहुल गांधी को एक तरह का परोक्ष समर्थन था, उसके बावजूद राहुल अमेठी हार जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा तथ्य आपके सामने है। बिल्कुल, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको। प्रेम शुक्ला जी, उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए। कीर्ति आजाद जी, मैं फौरन आऊंगी आपके पास। तो वही बात है ना कि अगर गठबंधन इतना मजबूत बना था तो भी हार गए, तो फिर आगे क्या होगा? 24 में क्या बदल जाएगा? प्रेम शुक्ला जी, लेकिन उसके पहले आप जल्दी से। चित्रा जी, मैंने फिर से कहा, मैंने रणनीतिक शब्द का प्रयोग किया था और अमेठी रायबरेली के लिए मैंने रणनीतिक गठबंधन किया था। मैंने गठबंधन नहीं कहा, रणनीतिक गठबंधन। दूसरी बात, अब महंगाई की बात कर लेते हैं। 2004 से 14 के बीच में एवरेज मुद्रास्फीति का दर 10% थी, जो मोदी जी कार्यकाल में एवरेज 5% है। बेरोजगारी की दशा, सरकारी नौकरियों का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, इनसे अधिक हमने दी है। 1.5 करोड़ लोग ईपीएफओ में वर्ष 2022-23 में रजिस्टर होते हैं। यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतने जॉब अगर जनरेट हो रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अच्छा खासा रोजगार दिया है लोगों को। और तीसरी बात, जो चीन की बात कर दी आपने साहब, चीन को 42,000 किलोमीटर भूमि देने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस तरह से उसके सामने झुके, ये क्या देश नहीं जानता है? और जाने दीजिए, जोरावर किला पर कब्जा कर लिया चीन ने, 2005 में ध्वस्त कर दिया उसको, हमारे सीमा में घुस आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि इस विषय पर बात ही मत कीजिए, समाचार पत्रों से प्रकाशित मत कीजिए। 2013 में बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार पर इसलिए केस बन गई कि उसने चीन का जिस तरह से घुसपैठ थी उसकी रिपोर्टिंग कर दी थी। ठीक है साहब, आपकी दशा यह थी कि हु जिनताओ, शी जिनपिंग के पहले जो चीन के राष्ट्रपति थे, जब वो आए यहाँ पर तो मनमोहन सिंह दौड़े दौड़े चले गए सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उनको लाने। और उसके बाद दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए उनकी प्रवास को रोक दिया आपने। तो चीन के सामने आप कितने दबे हुए थे? 43,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि देने के बाद आप जिस तरह से कांग्रेसी बातें करते हैं, वो क्या लोग जानते नहीं? अब जरा चर्चा को विस्तार दे दीजिए। चीन के साथ आपको शामिल कराना चाहूंगी। ठीक है, चीन के एजेंडे पर कैसे काम कर रहे हैं? ओके, कीर्ति आजाद जी, अब आपसे मेरा ये सवाल है, चूंकि 2 दिन के बाद ही विपक्षी एकता की मुंबई में बैठक होने जा रही है। 2 दिन पहले ममता बनर्जी की ओर से, फिर नीतीश कुमार की ओर से इस तरह का बयान आता है। कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी तो नहीं है क्षेत्रीय दलों के बड़े नेताओं की कि कांग्रेस से आप लोग ये कह नहीं पा रहे कि जल्दी से जल्दी संयोजक का नाम तय करो? 2 बैठकें हो गई है, तीसरी बैठक का भी कोई अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई और दूसरे मुद्दे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, कि कांग्रेस पार्टी जल्दी इस बारे में फैसला करे, क्योंकि विपक्षी दलों के भीतर से भी गठबंधन की गांठें कहीं कहीं बंधी हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये मजबूरी भी है बार बार ये बताना कि दिसंबर में हो सकते हैं चुनाव, एकजुट हो जाओ। इंडिया का गठबंधन है और संयोजक जो तय होगा वो सभी लोग मिलकर के बैठेंगे और तय करेंगे। उसमें कांग्रेस भी होगी,
मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस का नाम लेकर आप इंडिया में फूट डालने का प्रयास कर रही हैं क्या? जब यह एक बार नहीं अनेकों बार आपके साथ भी, मैं आपके इस शो में हल्ला बोल में इस चीज को आपके साथ मैं बात कर चुका हूं और कह चुका हूं कि सभी मिलेंगे। ये तीसरी मीटिंग हो रही है, तीसरी मीटिंग से ऐसी खलबली फैली है कि 200 रुपए अभी कम हुए हैं। अभी ये मीटिंग तो आप होने दीजिए ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी आतुरता क्यों है। सब कुछ तय हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। प्रधानमंत्री का भी बता दिया। अब मैं सवाल आप कह रहे हैं कि मैं फूट डालने की कोशिश कर रही हूं होने के बाद। सर, आप जिस टीएमसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसी पश्चिम बंगाल में बार बार अधीर रंजन चौधरी की ओर से ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया जाता है, निशाना साधा जाता है। हम लोग तो बस सवाल पूछने का काम करते हैं। अभी मुंबई बैठक के पहले ही दंगल छिड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक, तो अभी तो उसका जवाब देना है आपको। जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद संजय जी आ रही हूं आपके पास। अवश्य। हाँ, नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं। ये कांग्रेस को सोचना होगा कि क्या उनकी जो क्षेत्रीय वहां पर बंगाल की प्रादेशिक कांग्रेस है, क्या वो इसी तरीके से चलाना चाहते हैं या उसको चुप कराना चाहते हैं। जब हम एक पूरे देश की समावेश करके एक जगह पर देख रहे हैं, तब यह बात आती है कि उसको नियंत्रण में करना पड़ेगा और यह बातें चलती रहेंगी। दूसरी आप बात खत्म करता हूं एक बात कह के, एक जनधन योजना को लेकर बड़ी जबरदस्त बात हुई। आपको मालूम है 75% जो धारक है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूं। एलपीजी सिलेंडर सस्ता होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। एलपीजी सिलेंडर सस्ता होने पर पीएम की ओर से ट्वीट कर कहा गया है, गैस कीमत कम होने से बहनों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट कर इस बारे में आपको बता दें, कल ही रक्षाबंधन का त्योहार है, उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री ने हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है, रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस सिलेंडर के दाम कम होने पर यह तोहफा दिया है देश की महिलाओं को और उसके बाद ट्वीट करके ये कहा है कि मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से कामना करता हूं, इससे उनकी जिंदगी की सहूलियत और ज्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। तो एक तरफ सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है, यकीनन महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करता है। क्या उसके मद्देनजर ये गैस सिलेंडर सस्ता किया गया है या फिर विपक्षी इंडिया जो आरोप लगा रहा है उसके दावे में कितना दम है, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन यकीनन चुनावी दंगल जारी है। अब दंगल में किसका होगा मंगल, क्या हो जाएंगे 2024 के इलेक्शन पहले ही यानी कि दिसंबर 2023 में, या फिर जैसा कि 2019 में हुआ था उसी तरह से केंद्र सरकार करवाएगी, इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।